अगर पहले दिन से डर कर बैठ गए, घबरा कर बैठ गए, सर ये टफ है, वो टफ है, समझ नहीं आ रहा, दिमाग भटक रहा है, और फिर आप सपने देख रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो यूपीएससी में रूल नंबर 1, तो आपसे किसने कहा था यूपीएससी में उतरने का? अगर आपका व्यक्तित्व इतना हल्का है, मैं कह रहा हूं यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। तो यूपीएससी में रूल नंबर 1 माइंडसेट। मैं कह रहा हूं यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा, तो सबसे पहले सक्सेसफुल जो बनना चाहते हो, और बार बार उसको हर दिन बार बार अपने गोल्स को लिखो, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो, एक चिट बना के अपने पर्स में रख लो, और हर चीज को बोलो चैलेंज है, टफ नहीं है, कठिन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और तुम जितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहो पढ़ लो, कि दुनिया में ये बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि हम जो है वो क्वांटम फिजिक्स से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे ब्रेन की वेव्स अल्टर होती हैं जब हम किसी चीज को परेशानी, मुसीबत, हमसे नहीं हो पाएगा, हम बहुत परेशान हैं, जब ये कहते हैं ना, तो वो कॉस्मिक एनर्जी हमें भेज देती है। अच्छा तुम बार बार ये परेशान हो रहे, लो और ले लो और मजे लो इसके। व्हेन वी से यस दिस इज अ चैलेंज, आई विल कम आउट, मैं इससे बाहर निकल के दिखाऊंगा। ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री, ये कोई सब्जेक्ट है, इसको मैं करके दिखाऊंगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज के बाद ये याद रखना कि जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वो महत्वपूर्ण सेगमेंट ये है कि भाई ये यूपीएससी का एग्जाम है। अगर ये इतना हलवा होता कि गांव देहात कोई भी अगर ऐसे बिना पढ़े लिखे आ जाता, तो फिर इसको एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहते ही नहीं। अगर एशिया का सबसे टफ एग्जाम इसको कह रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो आपसे किसने कहा था यूपीएससी में उतरने का? अगर आपका व्यक्तित्व इतना हल्का है, अब उतरे हो, तो फिर ये माइंडसेट बना लो कि जितनी भी डिफिकल्टी झेलनी होगी हम झेलेंगे, और जो होना होगा होगा। एक एग्जाम्पल बताता हूं, अगर मैं एक सिंपल सा, बहुत ध्यान से आप इसको समझना, अगर किसी एक महिला को यह बताया जाए कि जब बच्चा पैदा होता है, जो प्रसव पीड़ा होती है वो कई हड्डियों के टूटने के बराबर होती है, भयानक दर्द होता है, कई हड्डियों के टूटने के बराबर। अब जरा समझना इसको, माइंडसेट होता क्या है। तो वो महिला एकदम डर जाएगी, महिला डर जाएगी, बोले बाप रे, अगर कई हड्डियों के टूटने के बराबर होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये साइंस है। लेकिन जब वही महिला जब उसके पेट में बच्चा पलता, तो उसके इतना लगाव हो जाता है कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार है, और वो असहनीय पीड़ा सहती है, क्योंकि एक नए जीवन को जन्म देना होता है। घर में एक नया जो है वो जीवन आ रहा होता है, उस जीवन से उसके कई साल आगे के जो है वो बहुत सुनहरे हो जाएंगे, इसीलिए वो हर दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाती है। 7-8 महीने जो है उसका जीवन, अपना खाना पीना, वॉमिटिंग होना, स्वास्थ्य की ऐसी तैसी हो जाना, और लास्ट में यह भी होता है कि सी सेक्शन ऑपरेशन भी होना है। लेकिन वो उस जन्म को देने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा देती है। डॉक्टर भी कहते हैं खतरा, बोले कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, यानी उस जो बच्चे से जो उसका लगाव है वो अपने प्राणों से भी ज्यादा हो जाता है। हर वो पीड़ा सहने को तैयार। देखो, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, ज्ञान जो होता है वो संकल्प के गर्भ में जन्म लेता है। तो क्या आपने अपने ज्ञान को अपने संकल्प के गर्भ में रखा है? और गर्भ में रखा है, अपने वुम्ब में रखा है, तो उसको आप पालिए, उससे मोह करिए, और उसके लिए सारी पीड़ा सह लीजिए। जैसे आपको जन्म देते समय, मुझे को जन्म देते समय हमारी माओ ने वो पीड़ा सही है। अगर किसी इंसान को, बाहरी इंसान को बता दिया जाए हड्डियों के टूटने के बराबर प्रसव पीड़ा होती है, डिलीवरी के समय पेन होता है, तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो सपना अंदर पलता चला जाता है, उस मां का अपने बच्चे के प्रति मोह इतना बढ़ जाता है कि 8-9 महीने और उसके बाद इतनी प्रसव पीड़ा वो झेलती है, और सबसे पहले वो अपने बच्चे को ही देखना चाहती है। तो अगर आप अपने सपनों को अपने गर्भ में पालिए, संकल्प का गर्भ जो है उसमें अपने सपनों को पालिए। मेरी बात को आप ये याद रखिएगा, ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। और अगर आप डर रहे हैं, तो फिर निसंतान दंपत्तियां जैसे घूम रहे वैसे आप भी घूमिए। मेरी बात बहुत क्लियर रखिए। तो मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है, मेरे साथ इस मेंटरशिप का हिस्सा बनना है, तो पहली चीज माइंडसेट में चाहता हूं, इरादे इतने कठिन रखो, इतने जटिल रखो, बोलो कि हाँ ये मेरा सपना है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं, मेरे संकल्प के गर्भ में पलेगा। और जितनी प्रसव पीड़ा होगी हम झेलेंगे। प्रसव पीड़ा में मुझे संसार की हर विपत्ति झेलनी पड़े, हम झेलेंगे, लेकिन मेरा सपना जन्म लेगा, मेरा सपना जन्म लेगा, चाहे जो हो जाए।
तो आज के बाद जब ये कहें कि ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, इसको दिमाग से निकालकर फेंक दो जितनी जल्दी हो सके। किसने कहा था? जब एक मां संकल्प ले लेती कि ये बच्चा जन्म लेगा, भाई डॉक्टर भी कहता है अबॉर्ट करा दो, तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन जब मां कहती नहीं मेरा बच्चा जन्म लेगा, तो वो उसके पीछे उसका संपूर्ण ममतत्व का व्यक्तित्व होता है। यही ममतत्व का व्यक्तित्व जो है वही तुम्हारा हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। डॉक्टर 50 चीजें बताएगा, तुम्हारे पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है, फलाना है, तुम कोई काम नहीं कर पाओगी, जॉब छूट जाएगी, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें ये कॉम्प्लिकेशंस है। मां कहती कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इस संसार में आएगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो तुम्हारे अंदर भी अगर वो ममतत्व का गुण पैदा हो गया, वो मां का गुण पैदा हो गया, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारा ये जो सपना है ये वास्तविक दुनिया में आएगा। लेकिन इसके लिए अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना शुरू करो। अगर पहले दिन से डर कर बैठ गए, घबरा कर बैठ गए, चिल्ला कर बैठ गए, सर ये टफ है, वो टफ है, समझ नहीं आ रहा, दिमाग भटक रहा है, तो आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो? लघुआ भगुआ जो है वो कोई एग्जाम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे किसने कहा था कि अपने इस जो है वो व्यक्तित्व के गर्भ में यूपीएससी का सपना पालो? आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं है तरीका। तो आप बहुत ध्यान से मेरी इस बात का आज चिंतन करिएगा। अपने आसपास जो हमारी माताएं बहनें, ध्यान से उनको जो है उसको एनालिसिस करिए, कितनी पीड़ा में चलती हैं, शरीर का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, 8-9 महीने वो जो है वो कितना जो है वो गंभीर अनुशासन में रहती हैं, कितनी पीड़ा से गुजरती हैं। कभी आप जाइएगा, पूछिएगा। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है? एक नए जीवन को जन्म देना। तो आपके लिए भी है, 1-2 साल का जो आपका ये समय है, इस संसार से कट ऑफ हो जाओ, क्योंकि आप जिस नए अपने व्यक्तित्व को जन्म देने जा रहे हो वो संसार में सूर्य की तरह चमकेगा। तो उस सूर्य को चमकने के लिए भी उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो लगातार अपने हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, बर्न करता है हजारों टन। तो आपके अंदर वो बर्निंग कैपेसिटी है, आप अपने अंदर कुछ बर्न ही नहीं कर रहे हो, और फिर आप सपने देख रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा। तो फ्यूजन का मतलब होता है सतत ऊर्जा। तो तुम्हारे अंदर अगर वो चमकने की शक्ति है तो सतत ऊर्जा को पैदा करो, मैं यही कहना तुमसे चाहता हूं। चलो, तो फिर इस मेंटरशिप के 4 हिस्से हमारे हो रहे हैं। पहला, अभी मेरी क्लास सभी बच्चों के लिए। इसके बाद जो मेंटरशिप के स्टूडेंट है वहां पर आज मुझे टेस्ट देंगे। टेस्ट के बाद हमारा जो होगा यहां पर मेंस का क्वेश्चन होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड, और इसके बाद यहां पर होगा रिवीजन। अब मेरे साथ रहोगे पूरे दिन भर। क्यों? ये हमें ये नहीं दौड़ लगानी हमारा ये पूरा हो रहा है वो पूरा हो रहा है। हम जो टॉपिक शुरू करेंगे शाम तक उसको खत्म करेंगे। रीजन क्या है? आज आप सभी का मैं टाइम टेबल भी बना रहा हूं। ये जैसे हमारी एक स्टूडेंट का टाइम टेबल आया हुआ है, तो टाइम टेबल अभी मैंने सबका मेंटरशिप के हर स्टूडेंट का टाइम टेबल मंगा लिया है। तो यहां जब मैंने टाइम टेबल मंगा लिया है, अब मैं इसको अपने हिसाब से सेट करूंगा। शायद पहली बार होगा कि कोई इतना सीनियर टीचर अपने हाथ से टाइम टेबल बनाकर दे रहा है। कल रात तक मेरे पास सबका आ गया है, मैं सबका पढ़ रहा हूं, और जितना मुझे इसमें सुधार करना है मैं सुधार करूंगा। और मैं खुद एक टाइम टेबल बनाकर दे रहा हूं जिसमें चारों पार्ट बैलेंस होने वाले हैं, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल हो, आपका मेंटल हो, फिजिकल हो या एकेडमिक हो। ये 4 डायमेंशन को संतुलन में लाना बहुत जरूरी है। यहां तक कि एक आपकी खान पान की डायरी भी मैं बनाने जा रहा हूं। तो जब मैंने कहा ना कि पकड़ ली उंगली, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तुम अगर नहीं छुड़ाओगे तो हम पहुंचेंगे लबासना। मेरे को बहुत ध्यान से याद रखना इसको। चलिए, आ गया अमरिंद, तुम्हारा भी आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो कल हमने डिस्कशन किया ज्योग्राफी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी में जियोग्राफी यानी हमने क्लासिक रूप में देखा। हमने 2 शब्दों को कल बहुत ध्यान से देखा। हम यहां सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम ये भी देखेंगे कि पढ़ना कैसे, और बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके आगे हमारा काम शुरू हो रहा है। तो हमारा जो कल सेगमेंट था, 2 वर्ड थे, डिस्क्राइब और सरफेस। तो हमने इन दोनों चीजों के बारे में देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। कल आपने एक थोड़ा सा चीजें देखी कि ज्योग्राफी एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। जब कल आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे थे तो आपने बहुत सी चीजों का मनन किया, बहुत सी चीजों का चिंतन किया। अब आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं, उसी चीज को समझते हैं कि आखिर हम ऑब्जर्वेशन में और क्या कर सकते हैं। 3 तरह से भूगोल अंतर विषयक समुच्चय तैयार करता है। फिजिकल यानी भौतिक, ह्यूमन यानी मानव,
और तीसरा होता है लैंडस्केप, यानी कि जो प्रकृति ने अपने बनने की अवस्था में कुछ बनाया है। लैंडस्केप यानी भूदृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। तो जैसा कि कल हमने बताया था, इरेटोस्थनीज यानी इस पृथ्वी पर जो हमें दिखाई पड़ रहा है भौतिक रूप से, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, ठीक है, रिवर्स, ये सब कुछ इसी का पार्ट है, लैंडस्केप क्रिएटेड, ठीक है, यानी कि जो भूदृश्य है। और भौतिक में जो है वो अदृश्य भी है, जैसे हवा भी आ जाती है, वो भौतिक भूगोल का पार्ट है। मिट्टी के अंदर की चीजें भी आ जाती हैं। और इन सभी को इंटरेक्ट करने वाला कौन है? मानव, क्योंकि यही आज इस धरातल पर सबसे प्रभावशाली है। अब मैं प्रोफेसर स्टॉलर, ये बहुत खूबसूरत लाइन है, प्रोफेसर स्टॉलर, जैसे ये इरेटोस्थनीज का क्लासिक दिया था, मॉडर्न में प्रोफेसर स्टॉलर ने एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, उसको लिखिए। और जब भी कभी भूगोल की परिभाषा पूछी जाए तो ज्यादातर तुम अपने दोस्तों से पूछोगे, ज्योग्राफी, जियो, अर्थ, ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तुमने इसको एग्जाम में लिखा तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा। प्रोफेसर स्टॉलर का बहुत नाम है फिजिकल ज्योग्राफी में, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखी, ज्योग्राफी नॉट ओनली इन्वेस्टिगेट व्हाट इज वेयर। बहुत खूबसूरत लाइन है और इसी में पूरी ज्योग्राफी का अर्क छिपा हुआ है। ज्योग्राफी नॉट ओनली इन्वेस्टिगेट्स व्हाट इज वेयर ऑन द अर्थ बट ऑल्सो व्हाई इट इज देयर। यह है मॉडर्न ज्योग्राफी, लिख लेना इसको, यह आधुनिक भूगोल है। कहता है भूगोल न केवल इस बात का परीक्षण करता है, बहुत खूबसूरत लाइन है, कि कहां क्या है। अब बहुत ध्यान से एक एक वर्ड मेरे साथ बीटीएल करना है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि यह वहां क्यों है। इसका मतलब समझना चाहते हो? बड़ा खूबसूरत मतलब है। इसी में पूरी मॉडर्न ज्योग्राफी छुपी हुई है। फिजिकल ज्योग्राफी, इन्हीं तीन, बहुत चतुराई से उन्होंने 3 वर्ड रखे। आज की यूपीएससी की तैयारी में मेंटरशिप यानी पर्सनल मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैं कैसे पढ़ता हूं, मेरा टाइम टेबल क्या है, मुझे रिवीजन कब करना है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कौन देगा सॉल्यूशन? आपका मेंटर। मैं निकलवा कर रहूंगा आपका यूपीएससी। आप मुझे बनाइए अपना पर्सनल मेंटर, जहां पर ये सारी चीजें टाइम टेबल से लेकर हर चीज, चाहे वो प्रीलिम्स कैसे निकालना है, मेंस की आंसर राइटिंग क्या होगी, कैसे रिवीजन करना है, कैसे करंट अफेयर्स तैयार करना है, और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। मेंटर असिस्टेंट का फायदा उठाइए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप क्या है और कैसे आपको ये सफलता की तरफ लेकर जा सकता है, तो देर मत करिए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अधिक जानकारी देना शुरू करिए। तो पहला शब्द है, मैं जितने लोगों को रटने की आदत है वो भाग जाए यहां से, या बहुत ध्यान से अपनी आदतों को बदले। मेरी एक आदत है, मैं हर शब्द को सिखाता हूं। अब जरा इन प्रोफेसर स्टॉलर की इस बात को ध्यान से समझो। पहला कहता है व्हाट, दूसरा शब्द है वेयर, और तीसरा शब्द है व्हाई। बड़े ध्यान से समझो, इसको लिखते जाना। ये क्या है? मैं पहली बार आया, ये क्या है? घर में ऐसे देखते हैं, ये क्या है? ये हमारे माइंडसेट का। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अब जरा ध्यान से सीखो, व्हाट का मतलब क्या का मतलब होता है प्रथम परीक्षण। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, प्रथम परीक्षण। क्या मतलब होता है? एज इट इज, ये जैसा है मुझे इस रूप में इसकी जानकारी चाहिए, जैसा है वैसे ही मुझे जानकारी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं सबसे पहले एज इट इज में इसके स्वरूप, किसके बारे में? ध्यान से, अभी तुमने क्या कहा? जिन लोगों ने सही से जवाब दिया कि सर ये बॉटल है, किसी ने कहा वाटर बॉटल है। स्वरूप यानी हमने किसके बारे में डिस्कस किया? फॉर्म के बारे में। यूपीएससी का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। कीप इट सिंपल, चीजों को यथारूप में ही एब्जॉर्ब कर लो। अब आ जाओ भाई, एज इट इज। एज इट इज में ज्योग्राफी को फायदा मिलता है किस बात पे? स्वरूप यानी फॉर्म को जानने। यानी भूगोल का पहला शर्त है मुझे इसके स्वरूप यानी इसके फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। भूगोल जो क्लासिक निकल कर आया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर आकृतियां क्या है, पृथ्वी की आकृतियों का वर्णन क्या है, जियोग्राफी है। तो आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, लेकिन आज आप जानेंगे कि वो जो वर्णन शब्द है जिसे हम लोग ग्राफोस कल कह रहे थे, वो बेसिकली प्रथम परीक्षण है। यानी मुझे जैसे दिखा, मैं जा रहा हूं, मैंने कहा अरे ऊंचा सा क्या है, मैंने कहा पर्वत है, हमने नाम रखा पर्वत है। यानी इससे मिलती जुलती जहां जहां आकृतियां दिखेंगी ऐसे ऐसे वो क्या हो जाएंगी? वो पर्वत हो जाएंगी। बोले ये क्या, ये झील है। बोले जहां यहां जैसा दिखेगा ये झील है, दिखाई पड़ेगा।
तो हमने क्या किया, हमने उसी के स्वरूप में नाम अलग अलग रखते हुए उनकी कैटेगरी बना दी। क्योंकि जब हमने कहा क्या है, तो हमें जब ये स्वरूप दिखेगा तो स्वरूप को हम इकट्ठा करेंगे। बोले ये पर्वतों का स्वरूप है, तो सारे पर्वत इसके अंदर, नाम भले चाहे किसी का नाम हिमालय है, किसी का आल्प्स है, किसी का रॉकीज है, किसी का एंडीज है, लेकिन सारे क्या है, पर्वत में आते हैं। विक्टोरिया झील है, ह्यूरॉन है, कोई भी झील है, सांबर झील है, बोले ये झील है, ये लेक है। तो हमने स्वरूपों का क्या किया, वर्गीकरण किया। क्योंकि जब तक तुम उसके स्वरूप की पहचान नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। तो यहां हमें समझ में आया कि भूगोल के लिए इस भौतिक स्वरूप का प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इस भू स्वरूप का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? प्रोफेसर टॉल ने कहा कि व्हाट शब्द का मतलब यह होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, प्रथम परीक्षण, और प्रथम परीक्षण के लिए उसका एज इट इज, नो इफ नो बट, एज इट इज, यानी जो जैसा है उसको पता करते हुए हम स्वरूप का हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं वेयर। तो भूगोल जो है, ये पृथ्वी पर जब आप विचरण करते हैं, मानव जब यहां घूम रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये पर्वत है कहां। भूगोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कहां वे। तो हमने क्या किया, ज्योग्राफी सेकंड हिस्से में कहती कि चीज तो पता चल गई, आपने कहा रॉकीज है, एंडीज है, कहां है? क्योंकि यहां पर जो है भू में इस आकार का एक स्थान होता है। ज्योग्राफी कहता द वेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, कहां, यानी स्थिति, स्थिति, लोकेशन। हमारे भूगोल में, हमारे ग्लोब में दो तरीके से देखा जाता है। इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे, दो नए शब्द आएंगे इस स्थिति को जानने के लिए। ये जो सारा जलवायु है, उसकी स्थिति है, फलाना है, कहां है, ठिकाना है, दूरी कितनी है, ठीक है। तो इन सबको जानने के लिए हमारे पास आगे चलकर ज्योग्राफी में दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना एंटर करने वाले हैं। नंबर 1 लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, एंड नंबर 2 लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। एक से हम स्थिति की जानकारी लेंगे, दूसरे से समय की जानकारी लेंगे। एक से हम उसकी पोजीशन जानेंगे और दूसरे से हम उसका टाइम जानेंगे। तो पोजीशन और टाइम जब दोनों हमारे पास होंगे तो हम उसकी यथा स्थिति की जानकारी कर पाएंगे, जिसे हम आम भाषा में आजकल आप जेनजी जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन वाई, ये क्या, ये मॉडर्न ज्योग्राफी है, ये मॉडर्न ज्योग्राफी है। वाई का मतलब ये यही क्यों है, हिमालय पे ही कहां बर्फ पड़ रही है, ये चीज यहां क्यों है। तो वाई, जैसे तुमसे इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन का तीसरा चरण होता है, इसको बोलते हैं थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये जब चीज समझ में आ जाती है तो ज्योग्राफी आपकी है। जैसे ये भाई साहब कौन सा पेड़ है, तो आपने कहा साहब ये शीशम है। बोले ये कहां है, बोले उत्तर भारत के मैदानों में भी पाया जा रहा है। बोले इसकी पत्तियां क्यों गिर गई हैं, बोले एक शुष्क मौसम में ये पर्णपाती वन है तो ये पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वो क्लाइमेट को अडॉप्ट कर सकें। आगे हम ऐसे पढ़ने वाले हैं। दिस वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। ज्योग्राफी के 3 ही पिलर हैं, क्या है और कहां है और क्यों है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये बताती हैं कि ज्योग्राफी का पूरा ओवरऑल ऑरा क्या होता है, एंड इन्हीं तीनों से हमारा ये सारा सेगमेंट तय होता है। अब ये जो वाई होता है यही ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है। हम उत्तर भारत के मैदानों में ही जनसंख्या ज्यादा क्यों है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे न्यूनतम क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे सबसे ज्यादा उत्तर भारत के मैदानों में ही क्यों ज्यादा विकसित है, कश्मीर से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों नहीं विकसित है, ज्यादा घने वन पहाड़ों पर क्यों पाए जाते हैं, मैदानों में क्यों नहीं पाए जाते। इस तरह का एशियाटिक लॉयन जो है वो गिर के जंगलों में क्यों पाया जाता है, भारत के अन्य जंगलों में क्यों नहीं पाया जाता। पहाड़ जितने घने हैं, जंगल इतने घने, तो फिर वहां पर तो बाघ, तेंदुआ, ये सब जो बाघ तो खूब जम के घूमना चाहिए। शेर खूब वहां छोड़ दो, बोले गिर में ही क्यों, शेर ले जाके जब जंगल हमारे पहाड़ों पर हम जंगल छोड़ दो, वहां पे क्यों नहीं पाए जाते। जब हम ये क्यों का इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए यूपीएससी एक बहुत आसान एग्जाम बन जाता है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का लक्ष्य क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर भूगोल क्यों पढ़े, शुरू करो। एक आईएएस ऑफिसर भूगोल क्यों पढ़े, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस पार्ट से आ रहे हैं, यूज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ। वो कहता है ठीक है रट लिया, बहुत हो गया,
अब थोड़ा सा आओ कि ज्योग्राफी को अप्लाई कैसे कर सकते हो, और आईएएस ऑफिसर इसको अप्लाई करते हैं। चाहे वो आज आप लोगों ने देखा, अगर पेपर देखा होगा तो आज जल संरक्षण पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन पे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन पे बेहिसाब क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये आज आप 5 मिनट में समझ जाओगे। वो क्वेश्चन आते हैं यूज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में भूगोल का प्रयोग। तो अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहले आज चाहे हमारे गांव हो चाहे शहर हो, सरकार के अंदर जाओगे, सबसे पहले जब आप यूपीएससी क्रैक करोगे तो सरकार आपसे कहेगी भाई आप जिस क्षेत्र में भी वहां का नगर नियोजन होना चाहिए, वहां प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर नियोजन नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट ला ही नहीं सकते। राइट। अब देखो, पहला डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो पहली चीज होती है भूगोल एक अलग शाखा के रूप में विकसित होती है। भूगोल एक अलग शाखा के रूप में विकसित होती है, ठीक है, एक अलग विषय है। और इसका मुख्य पर्पस क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा बताना, सारा बवाल यही है कि नहीं, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। मैन का मतलब वुमेन भी आल्सो, ठीक है, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप लिखो। इसका पहला जो तात्पर्य है मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को समझना। दूसरा, यह काम तुम्हें ऑफिसर बनने के बाद बहुत करना पड़ेगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आईएएस बनने के बाद भी नहीं छूटेगा, तुम्हारा चलता रहेगा। उसका कारण क्या, ये सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक, तंत्रीय और क्षेत्रीय, भूगोल का तंत्रीय, तंत्रात्मक, भूगोल का तंत्रात्मक और क्षेत्रीय सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है ज्योग्राफी का, और रीजनल अप्रोच क्या है ज्योग्राफी का। ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहेंगे आने वाले टाइम में। तुमसे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, स्पेशली अगर तुम सिविल सेवा में गए, आईएएस के रूप में गए, तो ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा। सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही ये डिस्क्राइब किया गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के विभिन्न ब्रांचेस, भूगोल के विभिन्न शाखाओं का अवलोकन। तो आज हमारा जो काम रहेगा, जो मैंने आज डिस्कशन किया है उस पर आज हम रिवीजन करेंगे मेंटरशिप में। क्लियर? देयर आर 2 टाइप ऑफ मेंटरशिप, आपको ये समझना चाहिए। तो मार्गदर्शन इज ओनली 25, इसमें पूरा एक जीएस प्री का मेंस फ्री मिल रहा है, या अगर जीएस नहीं लेना तो सीसैट फ्री मिल रहा है। इसकी फीस ही कितनी है, ठीक है। एक मार्गदर्शन है, एक हमारा जो है वो गुरुकुलम है। 2 तरह की मेंटरशिप है। तो जो बच्चे गुरुकुलम अफोर्ड कर पा रहे हैं वो गुरुकुलम में जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे उतना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि इसमें आपको या तो सीसैट या जीएस की पूरे प्री कम मेंस की क्लास फ्री मिल रही है। तो अब हमारा फोकस ही खत्म हो गया है कि हम हटाएं, सिर्फ क्लास पढ़ाएं। बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे पढ़ा रहा है, लेकिन वो पढ़ाने के नाम पे जो कर रहे हैं ना, वही कारण है कि आज मुझे ज्योग्राफी की डिफिनीशन समझाने में 1 घंटा लग रहा है। तो ये याद रखना, अभी आज का जमाना है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है। जहां जो मेरे प्रोग्राम है, मैं पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांट रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। शाम को आप तब सोएंगे, ग्रुप बन गया ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग चल रहा है सबका, सुबह जगा दिया सबको, अब जो है कॉल भी आनी शुरू हो जाएगी। सो अब इस तरह से पढ़ना है कि हर समय सर पर कोई रहे। और अगर अभी भी आप इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि सिर्फ सिलेबस पूरा करके जा सकते हो, तो फिर आपको पूछना चाहिए था खुद से कि ये तो ज्योग्राफी शब्द तो मेरे स्कूल में भी पढ़ाया गया था, मैंने पहले भी पढ़ा था, मुझे इसका सही मतलब क्यों नहीं पता। और जब मैं देश के सबसे टफ एग्जाम में हूं तो मैं क्या इतनी हल्की फुल्की जानकारी लेके गया, सर मैंने तो एनसीईआरटीज पढ़ ली हैं और मुझसे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या आप इस एग्जाम में सर्वाइव कर पाओगे? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। जितने ज्यादा आप ऑनेस्ट होगे उतना ही ज्यादा आपको सही जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि 2% इसमें सक्सेस रेशियो होता है पूरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यूपीएससी में तो 0.98% है। तो आपको तय करना है कि 0.98 में जाने के लिए मुझे करना क्या होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो आप ये बात ध्यान लो, 99% बच्चे एग्जिट हो जाते हैं हर साल। तो वो आपका सरदर्द है, आप उसको कैसे देखोगे। तो बी द पार्ट ऑफ दिस। इतना कुछ एफर्ट कर रहा हूं, रात दिन कोशिश कर रहा हूं। और जो मेंटरशिप के स्टूडेंट उनको जो ट्रेनिंग अलग है, क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया है। मैं पहले भी, कल भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, मुझे भी समझ में आ गया है कि सिर्फ मैं जब पढ़ा देता हूं, अगले दिन जब मैं आता हूं क्वेश्चन पूछता हूं, आए ये क्या आए, तो उस पढ़ने का फायदा क्या? तुम 24-48 घंटे उस चीज को याद नहीं रख पा रहे हो। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद तो तुम्हारी सिर्फ बिखरी बिखरी यादें बचेंगी और ज्यादा कुछ नहीं होता है। हमेशा आप डिमोटिवेट होते हो, इसीलिए आप
सेगमेंट्स बाहर। जितने लोगों को मैंने पर्सनली कॉल किया, अरे सर मोटिवेशन नहीं बन पा रहा, अरे सर हम आउटपुट से बाहर हो जा रहे हैं, अरे सर 5-5 6-6 दिन पढ़ाई छूट जाती है, फिर क्या तुम यूपीएससी सोच रहे हो यार? सो दिस इज द बेस्ट वर्क, शुरू करिए। अभी आज का होमवर्क इसको पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच पे आप टिप्पणी लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, देन हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास कल सुबह होगी, रोज सुबह 9 बजे मैं ये क्लास ले रहा हूं, ज्योग्राफी ट्रेनिंग। और ज्योग्राफी ट्रेनिंग नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग करता हूं। मेरे मेंटरशिप में ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन, राइट। लेकिन इसका जो अगला पार्ट है वहां पर हम पर्सनली मेंटरशिप में जुड़ रहे हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट वाउट हो क्या है मेंटरशिप, मेरी भी शीट कोई मेंटेन कर दे, मेरा भी सुबह उठना जागना सब मेंटेन कर दे, तो यहां पे नंबर दे रहा हूं, कॉल कर लेना, उनसे बोल देना 2-3 दिन मेरी फ्री शीट बुक करा दो भाई। बहुत से लोग मेंटरशिप समझ ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि हमने जो है, हमारे घर हिंदू आता है तो हम जो है न्यूज़पेपर हमारे दिमाग में घुस जाएगा, हमने एनसीईआरटी खरीद लिया है तो मैं उसका मास्टर हो गया हूं। कई बच्चों से बात हुई, एक छोटा सा 6ठी क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया, जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें तुम क्वेश्चन आंसर, अगर यूपीएससी तुम्हारा थोबड़ा देख के, शक्ल देख के, तुम्हारे पापा का पैसा देख के अगर तुम्हें आईएएस बनाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ऐसी सुविधा अभी यूपीएससी ने नहीं की है, जब करेगा तब तो आप आ जाएगा, अगर बुढ़ापा नहीं आया आपका तो यहां पर जुड़ जाएगा।